नमस्कार, न्यूज पॉइंट लेकर हाजिर हूं मैं राजीव। दोस्तों, बीजेपी के खिलाफ अब सड़कों पर लोग उतर रहे हैं। कल लद्दाख में तो युवाओं ने बीजेपी कार्यालय में आग लगा दी थी और बीजेपी के झंडे को उतारने का वीडियो भी सामने आया है। वहीं उधर उत्तराखंड में भी युवाओं का गुस्सा फूट पड़ा है। पिछले 4-5 दिनों से आप लगातार उत्तराखंड की खबर अगर सुन रहे होंगे तो यह खबर भी आप तक पहुंच गई होगी। वहां के छात्र पेपर लीक मामले में बीजेपी सरकार से जवाब चाहते हैं और वहां साफ साफ पेपर चोर गद्दी छोड़ के नारे लग रहे हैं, लेकिन बीजेपी इसे नकल जिहाद कहकर अपना पल्ला छुड़ाते दिख रही है। जहां भी अगर डिमांड आती है बीजेपी से, वहां जिहाद वर्ड जोड़कर बीजेपी पल्ला छुड़ाने की कोशिश करती है। लद्दाख में भी बीजेपी आंदोलनकारी युवाओं को भड़काने का सारा दोष सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक पर मढ़ रही है, बल्कि आज से वांगचुक पर सीबीआई जांच भी शुरू हो गई है। सीबीआई का कहना है कि यह जांच विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम यानी FCRA के कथित उल्लंघन मामले में शुरू हुई है। गृह मंत्रालय की शिकायत के बाद लगभग 2 महीने पहले प्रारंभिक जांच शुरू की गई थी और यह भी चल रही है और अभी भी जांच ये चल रही है। लेकिन ये कोई भी समझ सकता है दोस्तों कि इसका संबंध बुधवार की घटना से है, यानी कल की घटना से है, क्योंकि बीजेपी की पुरानी आदत है कि जब खुद फंसो तो बचने के लिए जांच एजेंसियों को आगे कर दो, यानी जांच एजेंसियों का सहारा ले लो। कभी ईडी, कभी सीबीआई, कभी आईटी, इन सब की रेड डलवाओ। हालांकि अब बीजेपी से लोगों ने डरना छोड़ दिया है। लद्दाख में सोनम वांगचुक के साथ बीजेपी कांग्रेस पर भी इल्जाम लगा रही है, लेकिन जम्मू कश्मीर के पूर्व सीएम फारूक अब्दुल्ला ने कहा है कि युवाओं ने शायद सोचा होगा कि 5 साल पहले किए गए सारे वादे खोखले थे। इसके कारण वो अपना असंतोष नहीं रोक पाए और हिंसा का रास्ता चुन लिया। मामला लद्दाख का, आइए जरा सुन लीजिए फारूक अब्दुल्ला को। कि वो 14 दिन से वहां पे भूख हड़ताल पे थे। उसमें एक बुजुर्ग और उसकी बीवी भी थी। कल जब उनकी हालत बहुत खराब हो गई और उनको स्ट्रेचर पे लिया गया अस्पताल, तो उन बच्चों के से रहा नहीं गया। 5 साल से वो वहां पे खामोशी से एहतजाज कर रहे हैं कि उन्हें 6th शेड्यूल और स्टेटहुड मिलना चाहिए। और उन्होंने, वांगचुक उनके लीडर थे, ले से वो पैदल चले दिल्ली तक कि उनसे कहें कि इस चीज को देखें। उन्हें गांधीयन तरीका इस्तेमाल किया था, कोई आंदोलन नहीं किया था। मगर फिर इन बच्चों को ये लगा कि जो 5 साल इन्होंने हमसे वादे किए थे कि हमें नौकरियां मिलेंगी, हम लोगों को यहाँ पे सुविधा मिलेगी और हम लोग आगे बढ़ सकेंगे, वो वादे सारे खोखले निकले। और उसका नतीजा ये हुआ कि आज उनसे रहा नहीं गया और वो बाहर निकल आए। और माफी चाहता हूं ये कहने को, उन्हें गांधी का रास्ता छोड़ के आंदोलन का रास्ता लिया, जिसमें कि उन्होंने बहुत सख्त कदम उठाए, जिसमें उन्होंने बीजेपी का दफ्तर जला दिया, कई पुलिस की गाड़ियां जला दी, कई और दफ्तरों को उन्हें आग लगाने की कोशिश की और उसमें पुलिस को वहां से गोली चलानी पड़ी। अभी तक तो यह खबर है कि 4 लोग की मौत हुई है और कई सीरियस हैं, और कहते हैं करीबन 60 से 80 लोग अस्पताल में हैं, कई उनमें से काफ़ी सीरियस हैं। नतीजा इसलिए है क्योंकि जो वादे किए गए इनसे, हर बार इनसे कहा गया हम कुछ करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, मगर कुछ नहीं किया। और मैं हुकूमत हिंदुस्तान से कहना चाहता हूँ कि बॉर्डर स्टेट है, चीन हमारे ऊपर बैठा हुआ है वहां पे। तो यहां पर साफ साफ आप सुन रहे थे फारूक अब्दुल्ला जो बात कह रहे हैं, उस बात में कितना दम है। यानी फारूक अब्दुल्ला ने बीजेपी को आईना दिखाया है कि झूठे वादे करने छोड़ दे, लेकिन मोदी वादे न करें।
तो फिर उनकी राजनीति ही नहीं चल पाएगी। जैसे बिहार में 75 लाख महिलाओं के खाते में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 10-10 हजार रुपए जमा करने जा रहे हैं, कल जमा करने जा रहे हैं। मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के नाम से यह राशि दी जाएगी। अब सवाल यह है कि सीएम के नाम की योजना पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्यों पैसे जमा कर रहे हैं, और यह तब जबकि कल ही प्रियंका गांधी बिहार पहुंच रही हैं और वो भी महिलाओं से मिल रही हैं। 12 बजे प्रियंका गांधी महिलाओं से मिलेंगी और 10 बजे ये सारा काम नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार मिलकर करने जा रहे हैं। क्या यहां प्रियंका गांधी से घबराई हुई है बीजेपी, घबराए हुए हैं नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार? इसमें इसका जवाब हां के अलावा और कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन प्रशांत भूषण ने तो इसे सीधे रिश्वत ही बताया है। प्रशांत भूषण आप जानते हैं देश के वरिष्ठ वकील हैं और सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं। उन्होंने इसे सीधे रिश्वत बताया है। क्या कुछ कहा है अपने पोस्ट में, उन्होंने क्या लिखा है, देखिए आपके सामने रख रहा हूं। बिहार चुनाव से ठीक पहले यह मतदाताओं को सीधे तौर पर रिश्वत देने का मामला है। यह जनप्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत एक भ्रष्ट आचरण है। आप जानते हैं कि बिहार में महिला मतदाताओं से नीतीश कुमार को बड़ा सहारा था, लेकिन अब बदलाव हो रहा है दोस्तों। कल ही प्रियंका गांधी सदाकत आश्रम में महिला संवाद करेंगी, फिर मोतिहारी में रैली करने जा रही हैं। इधर तेजस्वी यादव ने भी माई बहन योजना पर कहा है कि हम जल्द इसे लागू करेंगे, शुरू करेंगे। आइए जरा सुन लीजिए तेजस्वी यादव को। माँ योजना की शुरुआत की जाएगी, बेटी योजना की शुरुआत की जाएगी, माई बहन मान योजना की शुरुआत की जाएगी। इसलिए बिहार के हर ब्लॉक, हर पंचायत से महिलाएं जो है जुटी हैं इतनी बड़ी संख्या में। नवरात्र के इस पावन अवसर पे इतनी बड़ी संख्या में महिलाएं जुटी हैं। इस बार सब लोग जो है बदलाव चाहते हैं और बदलाव होगा। तो सुन लिया आपने यहां तेजस्वी यादव महिलाओं की बात, महिलाओं पर दांव, प्रियंका गांधी महिलाओं की बात, और उधर ये दोनों जो अपनी बात कह रहे हैं। लगातार आपने सुना कि विपक्ष महिलाओं, बेरोजगारों, गरीबों, वंचितों, इन सब की बात करता रहा है। लेकिन अब जबकि चुनाव का वक्त है तो नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी जो कुछ कर रहे हैं वो साफ दिख रहा है कि विपक्ष जो यानी महागठबंधन जिन चीजों पर दाव लगाने की कोशिश कर रहा है या कह रहा है, दावे कर रहा है, वादा कर रहा है कि आने वाले वक्त में जब हमारी सरकार बनेगी तो हम इन तमाम प्रॉब्लम्स को, इन तमाम परेशानियों को दूर करेंगे, महिलाओं को आगे लेकर आएंगे, पुरुष यहां युवाओं को आगे लेकर आएंगे, हर हाथ में रोजगार होगा, जिसके पास डिग्री है उसके पास रोजगार होगा। ये सारी बातें हो रही हैं तो कैसे घबराई हुई सरकार वहां पर बिहार में, नीतीश की सरकार कैसे वहां पर अब एक एक कर उन वादों को पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं। तेजस्वी यादव लगातार दावा कर रहे हैं कि बदलाव होकर रहेगा और फिलहाल हालात भी इसी तरफ संकेत दे रहे हैं। वैसे भी मोदी के सारे कार्यक्रम चौपट होते दिख रहे हैं दोस्तों। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 22 सितंबर से लागू नई जीएसटी के बाद कहा था कि अब देश बचत उत्सव मनाएगा। आप याद कीजिए, शाम को 8 बजे नहीं बल्कि 5 बजे आए थे टेलीविजन पर, इसलिए क्योंकि उस दिन भारत और पाकिस्तान का मैच था। तो 5 बजे आए शाम को नरेंद्र मोदी और उन्होंने कहा था कि कल से देश, 21 तारीख की बात है, 22 सितंबर से देश जीएसटी की नई दरें लागू हो रही हैं और इस पर अब देश जो है वो बचत उत्सव मनाने जा रहा है। लेकिन मोदी की बात महज 3 दिनों में गलत साबित हो गई है। पिछले लगातार 3-4 दिनों से आप लोग देख रहे हैं कि शेयर बाजार में बड़ी गिरावट दर्ज की जा रही है। आज भी बड़ी गिरावट दर्ज की गई है शेयर बाजार में, जिससे निवेशकों को 4 लाख करोड़ से ज्यादा का नुकसान हुआ है। अमेरिका से टैरिफ पर तनाव, H-1B वीजा फीस में बढ़ोतरी, वैश्विक स्तर पर तेल की कीमतों से आई महंगाई और रुपए में गिरावट जैसे कारणों से, वजहों से शेयर बाजार में गिरावट आई है और बाजार में रौनक नहीं है, जिस उत्सव की बात नरेंद्र मोदी कह रहे थे। और इधर वोट चोरी पर हाइड्रोजन बम कब फूटेगा, इसका डर बीजेपी के लिए बना हुआ है। और आदित्य ठाकरे वो भी कह रहे हैं कि वोट चोरी पर हम सर्जिकल स्ट्राइक करेंगे। आदित्य ठाकरे ने दावा किया है कि 2019 और 2024 के महाराष्ट्र विधानसभा और लोकसभा चुनावों में मतदाता सूची में बड़े पैमाने पर गड़बड़ियां हुई हैं, जिससे बीजेपी को फायदा हुआ। उन्होंने यह भी कहा कि हमारे पास भी सबूत हैं और जल्द ही हम इसे जनता के सामने लाएंगे।
यानी एक बम उधर भी फूटने वाला है, महाराष्ट्र में भी। इन सारी बातों से जाहिर हो रहा है कि विपक्ष अब पहले से ज्यादा पक्की तैयारी के साथ बीजेपी पर हमला बोल रहा है। लेकिन क्या मोदी जुमलों की ढाल बनाकर या जुमलों की ढाल से अपना बचाव कर पाएंगे? आइए आज इसी पर चर्चा करते हैं। यह भी कि विपक्ष ने कैसे बड़ा दावा कर दिया है और इन दावों के बीच कैसे बीजेपी के खिलाफ सड़कों पर जनता है, चाहे वो उत्तराखंड हो, चाहे वो बिहार हो, चाहे वो लद्दाख हो। हर तरफ आप देख लीजिए, चारों तरफ, महाराष्ट्र भी, चारों तरफ बीजेपी के खिलाफ क्यों है देश में, खासकर युवा। और युवाओं की जब बात आती है तो आजकल जेन जी की बात आती है। जेन जी जो इस हमारे दौर में, इस दौर में जो युवा हैं इसकी बात, और जो आज 18 साल 20 साल के युवा हैं, 22 साल के युवा हैं, उनकी बात, और वो क्यों सड़कों पे हैं, और जेन जी का नाम आते क्यों बीजेपी घबरा जाती है। इन सब की चर्चा करते हैं। हमारे साथ कुछ वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं, उनसे पहले आपका परिचय करवाता हूं और आगे बढ़ते हैं। देखिए 5 वरिष्ठ साथी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मुकेश कुमार सिंह साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हमारे साथ प्रशांत टंडन जी, हमारे साथ पंकज चतुर्वेदी जी, अनिल कुमार रॉय साहब और अमलेंदु उपाध्याय जी। आप सबका स्वागत है, इस्तकबाल है, स्वागत इस्तकबाल आप तमाम दोस्तों साथी शुभचिंतक आप सबका, जो अब तक जुड़ चुके हैं उनका भी, जो जुड़ने वाले हैं उनका भी। सीधा सीधा आना चाहता हूं, पहले सबसे पहले मुकेश जी आपके पास ही आना चाहता हूं। मुकेश जी, जो इधर लद्दाख में हुआ वहीं से शुरुआत करना चाहूंगा, क्योंकि लद्दाख के मसले पर चर्चा इधर कर रहे थे आज फारूक अब्दुल्ला भी, आपने सुन लिया, और कल उमर अब्दुल्ला का बयान भी आया था। और लद्दाख के बारे में अब दबी जुबान में बीजेपी यह कह रही है कि जब से राहुल गांधी ने ट्वीट किया है जिसमें उन्होंने युवाओं, स्टूडेंट्स और जेन जी लिखा है, उसके बाद से देश में युवा जो हैं उफान पे हैं। कैसे देखा जाए इसको? क्या राजीव इसे देखने का, बीजेपी के जब पेट में दर्द होता है तो वो राहुल गांधी को याद करती है। हर बात के लिए उनके पास जो है वो राहुल गांधी ही, उनको हर बीमारी का लक्षण राहुल गांधी में नजर आता है। तो एक चीज तो ये है, और इससे ज्यादा इस पर क्या टिप्पणी करें। मुझे लगता है कि जनता भी या हमारे दर्शक भी खूब अच्छी तरह से इन बातों को समझते हैं। रही बात इसकी कि हाँ, हिंसा का रास्ता अपनाने के लिए क्यों वहां के लोगों को मजबूर होना पड़ा। मैं हिंसा की निंदा करते हुए और सरकार की नाकामी को उजागर करते हुए कि उसने समय रहते सही कदम नहीं उठाया ताकि हिंसा की नौबत नहीं आए, लेकिन इसके बावजूद हिंसा हुई है, बहुत दुखद हिंसा की स्थितियां हैं, 4 लोगों की जान गई है। इस तरह की स्थितियां आई क्यों? और बहुत आराम से बीजेपी कहती है कि साहब इनकी तो फॉरेन फंडिंग होती है। अरे भैया, पहले कहां थे तुम? फॉरेन फंडिंग हो रही थी तो क्यों सो रहे थे? ऐसे कभी आप सोरेस का नाम ले लेते हो। तो बीजेपी के पास हमेशा जो है वो इस तरह के आर्गुमेंट्स होते हैं कि साहब हम जो है वो, हमारी कहीं कोई कमी नहीं है, कोई गलती नहीं है, जो कुछ भी है वो सब कांग्रेस और राहुल गांधी और इन लोगों का किया हुआ है। चाहे वो देश की किसी भी इश्यू पे बात हो, 11 साल से सत्ता में आप बैठे हैं, बहुत सारे राज्यों में आपकी सरकारें हैं, सबसे ज्यादा राज्यों में आपकी सरकारें हैं। वैसे तो बड़ा आप खम ठोकते हैं कि साहब 3/4 भारत पे हमारा राज है, लेकिन जब आपको डिलीवर करने की बारी आती है तो आपके अंदर इस तरह का कोई विनम्रता या कोई इंट्रोस्पेक्शन नहीं कि हाँ साहब हमसे कमी रह गई, हमसे गलती हो गई, अब हम उसे ठीक करना चाहते हैं, ये है हमारा लाइन ऑफ एक्शन, जो एक सही तरीका होता है, पॉजिटिव। लेकिन यहां पर क्या है, हर बात पे विरोधियों पर कीचड़ उछालो। उसमें कोई 2% 1% सच्चाई होती है, 98% तो साला विशुद्ध झूठ होता है। क्या कोई उसको डिफेंड करे? क्या राजनीति को समझने वाले लोग इस देश में अब इतने मूर्ख हो गए हैं कि उनको इन बातों को मतलब समझाना पड़ेगा? मुझे नहीं लगता, मैं नहीं मानता इस बात को। तो इसलिए ये जो स्थिति हम लोग लद्दाख में देख रहे हैं, और इसी तरीके से आप देखिए एक और चीज जो बहुत ही गर्म बात की आपने, मैं उसके बारे में भी बोल देता हूं। प्रशांत भूषण ने जो बात कही है, ये घूसखोरी कांड, बाकायदा 10,000 रुपए, ये क्या है भाई? 75,000 लोगों ने आवेदन कर दिया। 75 लाख सॉरी 75 लाख लोगों ने आवेदन कर दिया। जी हाँ 75 लाख लोगों ने आवेदन कर दिया। अब नॉर्मली किसी सरकारी योजना को देखिए कितना वक्त लगता है उसको जो है परवान चढ़ने में। यहाँ अगस्त के एंड में जो है इन्होंने घोषणा की थी और 75 लाख आवेदन भी आ गए। और अब देखिए मजे की बात, किसी को नहीं मालूम है कि ये 10,000 रुपए जो आप स्वरोजगार के नाम पे हर घर की महिलाओं को, सभी परिवार की महिलाओं को देने का इरादा है जी। तो ये महिलाएं जो है उसका कैसे उपयोग करेंगी,
क्या सरकार इसको वापस लेना चाहेगी या वन टाइम ग्रांट है, ले जाओ भाई? ये क्या है, इसके बारे में कोई तस्वीर साफ नहीं। दूसरी बात कि योजना में कहा गया है कि साहब 6 महीने बाद हम इसकी समीक्षा करेंगे, समीक्षा करने के बाद 2 लाख रुपए और देंगे, चिंता ना करो, अभी अगली खेप भी आएगी। ऐसे ही है जैसे बिल्कुल किसी को सुपारी दी जाती है ना कि लो भैया इतना एडवांस लो और बाकी जो है वो काम होने के बाद होगा। तो ये तो पॉलिसी है। और उससे भी मजे की बात यह है कि चुनाव आयोग और सुप्रीम कोर्ट जैसी संस्थाएं जो कस्टोडियन है संविधान की या संवैधानिक प्रक्रियाओं की, वो देखिए खामोश बैठी है, उनकी सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, उन्हें लग रहा है हाँ सब कुछ जायज है, सब कुछ सही है। कभी किसी जमाने में दूसरे लोग जो है रेवड़ी बांटते थे तो बड़ा बीजेपी उद्वेलित होती थी, आज उसको कहीं कोई रेवड़ी चीज नजर आती नहीं। 20 साल से आप शासन कर रहे हो, अब आपको समझ में आ रहा है कि हमारे राज्य की हर महिला को इस 10,000 रुपए की जरूरत है। उस बेचारी की इंटरप्रेन्योरियल स्किल जो है इसी 10,000 के चक्कर में अटकी हुई है। और मजे की बात देखिए, अगर कल्पना करके देखिए कि हर महिला को 10,000 रुपए मिल जाए और वो महिला जो है वो कम जो भी स्वरोजगार करेगी वो अपने हस्बैंड के साथ तो एटलीस्ट करेगी, वो कहीं ना कहीं से उसमें इंगेज और इन्वॉल्व होंगे। तो ऐसी स्थिति में तो बिल्कुल खत्म होगी बेरोजगारी। 2047 में क्या साला, अभी जो है वो 6 महीने के अंदर जो है वो विकसित राज्य बन जाएगा बिहार। तो ये क्या है, ये सब्जबाग क्या दिखा रहे हो भाई? किस तरह से पब्लिक को बुद्धू बनाना चाहते हो? और अगर आपको लगता है कि हाँ साहब बुद्धू बन के ही हमारी राजनीति चलती है तो बहुत अच्छा है, फिर तो भगवान भला करे इस देश का। जी राजीव। इसीलिए तो प्रशांत भूषण ने लिखा है कि ये सीधे सीधे रिश्वत है, जनप्रतिनिधित्व कानून का उल्लंघन है। अभी 10 दिनों में चुनाव की घोषणा होनी है, उससे पहले आपने अभी इसकी घोषणा की थी। इस योजना की घोषणा अभी पिछले महीने की है और इस महीने के अंत में आप 10-10 लाख रुपए 10-10 हजार रुपए 75 लाख लोगों को देने जा रहे हैं। प्रशांत टंडन जी, आपके पास आना चाहता हूं जल्दी से, फिर अनिल जी उधर से जुड़े हुए हैं पटना से, उनसे भी जानेंगे समझेंगे। प्रशांत जी, उधर सोनम वांगचुक पे सीबीआई ने केस दर्ज कर जांच शुरू, फटाफट सब कुछ हो रहा है, फटाफट। अभी तक कुछ नहीं हो रहा था, 5 साल से बिल्कुल हाथ पे हाथ रखे हुए धरे हुए और बिल्कुल आराम से मजे में सब थे। लेकिन कल जो घटना घटी है लद्दाख में, जेनजी की बात, और राहुल गांधी के ऊपर सीधा आरोप लगाया जा रहा है। इधर कांग्रेस पार्टी जो है, राहुल गांधी जो हैं वो युवाओं को भड़का रहे हैं और देश का युवा जो है वो ये काम कर रहा है, हिंसा कर रहा है। राहुल गांधी भड़का रहे हैं, उधर सोनम वांगचुक ने भड़काया है। फिर लेकिन उधर जो चल रहा है उत्तराखंड में, जो बिहार में चल रहा है, इन सबको किसने भड़काया? उत्तराखंड में पेपर चोर गद्दी छोड़ के नारे लग रहे हैं तो आप जिहाद लेके चले आए, इसलिए जरा बताइए चल क्या रहा आखिर? देखिए, 2 जिस्म एक जान हम लोग सुनते हैं, तो चुनाव आयोग पे आरोप लगता है तो बीजेपी जवाब देती है, बीजेपी का दफ्तर फूंका जाता है तो सीबीआई कार्रवाई करती है। ये तो हम लोगों ने केवल इश्क मोहब्बत में सुना है, ये 2 जिस्म एक जान। तो कितना आप देखिए कि सरकारी एजेंसियां और पॉलिटिकल पार्टियों के बीच कितना बढ़िया सामंजस्य है कि 5 बजे आप अगर इलेक्शन कमीशन पे कोई आरोप लगाए तो 5:15 बजे बीजेपी की प्रतिक्रिया आएगी। बीजेपी का दफ्तर लद्दाख में फूका जाएगा तो सीबीआई एफसीआरए ढूंढ लेगी सोनम वांगचुक के खिलाफ। तो ये जेनजी इसको समझता है, देश की युवा बेवकूफ़ नहीं है और देश की जनता भी बेवकूफ़ नहीं है, सब समझ रही है। और हम अभी जनता के विवेक पे कुछ नहीं इसलिए कह सकते क्योंकि बहुत मैनिपुलेशन है चुनाव में। अभी बात जो आप कर रहे थे कि उनकी कल भी हमने चर्चा की थी कि उनकी डिमांड बहुत जेन्युइन है। असम, मेघालय शेड्यूल 6 में है, त्रिपुरा है, मिजोरम है, तो और उनकी डेमोग्राफी और उनकी स्थितियां लद्दाख जैसी हैं, तो उनको क्यों नहीं शेड्यूल 6 में रखा जाए? और ये जो जेन-ज़ी है वो किसी से डरने वाला नहीं है राजीव जी, वो बहुत बेखौफ युवा है, वो इमोशनल होता है और वो बेखौफ होता है। उसको सीबीआई ईडी से आप डरा नहीं सकते। और अभी इसकी भी जांच होनी चाहिए कि पहले फायरिंग हुई कि पहले
बीजेपी का दफ्तर जलाया गया। जी। इसमें कैसे प्रवोक हुए वो? क्या वो हिंसक ही आंदोलन शुरू से था, या वो हिंसक आंदोलन प्रतिक्रिया में हुआ पुलिस एक्शन के? इसकी जांच होनी चाहिए, टाइमलाइन देखनी चाहिए कि कब क्या कैसे हुआ है। तो और जेन ज़ी को, ये गोदी मीडिया को एक नया दुश्मन अब मिल गया मुसलमानों के बाद, जेन ज़ी। और ये जेन ज़ी उत्तराखंड में भी कर रहा है और उसके साथ बहुत अन्याय। वो भारत का भविष्य है और उसकी कोई गलती नहीं है कि 75 साल के नरेंद्र मोदी में वो अपना भविष्य नहीं देख पा रहा है। उसको हम कैसे दोषी ठहरा दें? दूसरी बात देखिए, जो बिहार का मामला है बहुत ही संदेहास्पद है कि चुनाव के ठीक पहले आप 75 लाख महिलाओं को पैसे ट्रांसफर कर रहे हैं। वो ठीक बात है कि घूस है, सीधे सीधे मतदाताओं को खरीदने की बात है, लेकिन इसके तीन अलग अलग पहलू हैं। जरा इस पर ध्यान दिया जाए। पहला पहलू यह है कि इसका मतलब है कि आपकी 20 साल की सरकार की कोई उपलब्धियां नहीं है और आप लोगों का जीवन स्तर नहीं बढ़ा पाए, आपको पैसा देने की जरूरत पड़ रही है। दूसरा कि अगर मैं डेमोग्राफी को देखूं बिहार की, तो लगभग 4 करोड़ महिलाएं होंगी। उन 4 करोड़ में 75 लाख को आप दे रहे हो, यानी हर तीसरी महिला वंचित है, तो वो नाराज भी होगी। तो उसकी नाराजगी भी निकलेगी मतदान में। तीसरी बात जो इम्पोर्टेंट है, देखिए महाराष्ट्र में बहुत शोर मचाया गया लाड़की बहना का। जी। ये कवर अप है राजीव जी, कवर अप है। इस पे ध्यान देना चाहिए कि लाड़की बहना का बहुत शोर मचाया गया और तमाम मीडिया में इसकी खबरें आई कि लाड़की बहना से बड़ा इम्पैक्ट हो रहा है। और जब बीजेपी जीती तो तमाम अखबारों में और मीडिया में, जो इनका बीजेपी का समर्थक मीडिया है, उसने लाड़की बहना को क्रेडिट दिया और लाड़की बहना के जो जनक थे उनको तो डिप्टी सीएम बना दिया सीएम से। जी। हकीकत क्या देखते हैं हम कि 5 महीने में 41 लाख नए वोटर जुड़े। 27 वो सीटें जहां पे 8% से ऊपर जुड़े, वहां पे 23-24 सीटें बीजेपी और उनके समर्थकों ने जीती। तो चुनाव कैसे जीता गया और लाड़की बहना को का कवर अप दिया गया, यही बिहार में हो रहा है। इस पे अब लेख लिखे जाएंगे, गोदी मीडिया एनालिसिस करेगा, तमाम जो सरकारी लोग हैं, जो सरकार समर्थक जो पत्रकार है, वो इस पे लिखेंगे, टीवी चैनलों पे इस पे बहसें होंगी और एक ये गढ़ा जाएगा झूठा नैरेटिव कि साहब इसका बहुत इम्पैक्ट हो रहा है। इम्पैक्ट होगा ज्ञानेश कुमार का, जादूगरी ज्ञानेश कुमार को करनी है, लेकिन उसको कवर अप अभी से पैदा किया जा रहा है कि ये जो हमने पैसे बांटे उससे वोट मिल गए। तो बिहार की जनता को बदनाम करने का काम करेंगे और ये कवर अप पैदा कर रहे हैं। जी राजीव जी। जी बिल्कुल, कवर अप पैदा कर रहे हैं। चुनाव आयोग घूम फिर कर आ ही जाता है। राजीव यहाँ जोड़ दूं, एक बात में यहाँ जोड़ दूं, जो 75 लाख की हम लोगों ने अभी बात की है ना, इसमें एक इंटरेस्टिंग एलिमेंट देखिए कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू होने के बाद भी जो घोषणाएं पहले, सरकार की जो योजनाएं पहले से चल रही होती है, वो कैरी ऑन रहती हैं, यानी वो रुकती नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि चुनाव के दिन तक जितने लोग चाहें आवेदन करते रहें और उतने लोगों के खातों में पैसे पहुंचते रहेंगे। ये रुकेगा नहीं, अभी खाली यही नहीं रुकेगा। तो जो प्रशांत कह रहे थे 4 करोड़ लोग, वो 4 करोड़ का टारगेट भी इसमें काफी हद तक पूरा होगा। बस इतना जोड़ना था मुझे। जी जी जी। लेकिन अब बिहार की महिलाएं भी समझ चुकी हैं कि 20 साल हो गए बेवकूफ बनते बनते, पैसे रखेंगी जेब में और वोट देंगी किसी और को अगर नाम नहीं काटा गया होगा तो ये तय मानिए। सही कह रहा हूं अनिल जी? अनिल जी
क्या चल रहा है बिहार में? और अभी सब महिलाओं पे दांव लगाने के लिए बिल्कुल तैयार बैठे हुए हैं। अभी आपने सुन लिया अनिल जी, तेजस्वी यादव की बाइट आपने सुन ली। प्रियंका गांधी कल पहुंच रही हैं सदाकत आश्रम में, महिलाओं से वहां से महिलाओं को संबोधित करेंगी। उसके बाद पश्चिम चंपारण जाएंगी। एक लंबा चौड़ा कार्यक्रम प्रियंका गांधी का है कल उधर। लेकिन साथ साथ युवा हैं जो बिहार में लगातार हम लोग देख रहे हैं कि वो सरकार के खिलाफ एकजुट हैं, कई बार आंदोलन कर रहे हैं। और दूसरी तरफ हम लद्दाख चलते हैं तो वहां के युवा भी हैं। लद्दाख की बात कश्मीर में, श्रीनगर में हो रही है। फारूक अब्दुल्ला को आपने सुन लिया। उससे थोड़ा इधर और आए उत्तराखंड में, तो लगातार वहां भी युवा जो हैं वो कहीं ना कहीं सरकार के खिलाफ एकजुट हैं। देश के युवा इस वक्त एकजुट दिखाई दे रहे हैं। और ऐसे में कितना डरना चाहिए यहां नरेंद्र मोदी की सरकार को। लेकिन महिलाओं को क्या ये 10-10 हजार देकर साध पाएगी सरकार? नीतीश की सरकार, सीएम की योजना है, पीएम पैसे देंगे। क्या बात है। बिल्कुल जी, धन्यवाद। आपने बहुत अहम प्रश्न उठाया है कि यह देश किस दिशा की तरफ जा रहा है। मैंने कुछ दिन पहले ही, बहुत हाल में 3-4 दिन पहले एक आर्टिकल लिखा था कि जो अभी आपने प्रशांत जी के बारे में कहा, प्रशांत भूषण जी के बारे में, कि मेरा आर्टिकल था कि रूस तंत्र की लोकतांत्रिक स्वीकार्यता, कि किस तरह इसको आप देखें कि अभी तक रात यहाँ पर पैसे मतदाताओं को दिए जाते थे, या पंचायत चुनाव से लेकर लोकसभा चुनावों तक यह होता था, लेकिन रात के अंधेरे में यह होता था और कैंडिडेट के द्वारा किया जाता था। लेकिन अब सरकार ही घूस देने का काम कर रही है। पिछले विधानसभा का मेरा अनुभव है कि जिन जिन क्षेत्रों में चुनाव होने थे, बिहार की बात मैं कर रहा हूँ, जिन जिन क्षेत्रों में चुनाव होने थे उन क्षेत्रों के लोगों के पास 4 दिन 5 दिन 1 सप्ताह पहले तक उनके खातों में पैसे ट्रांसफर किए जा रहे थे। मतलब ये स्वाभाविक रूप से, प्रकट रूप से, निर्विवाद रूप से यह घूस है जो सरकार की तरफ से, महत्वपूर्ण यह है कि सरकार की तरफ से यह दिया जा रहा है। उसी का अब विकराल रूप, वह जो छोटे छोटे लाभ जो पहले से मिलते जाते रहे हैं उनको चुनाव के समय में देना, और अभी नए तरह के लाभों को, नए तरह से पैसों को मतदाताओं के पास पहुंचाना। अब यह जो महिला वाला, अभी जो 10,000 वाला जो मामला है, वह उसी का विकराल रूप है कि किस तरह अब वो वोटरों को खरीदा जाएगा। कभी ऐसा 500 रुपए दे करके खरीदा जाता था, अब 10,000 रुपए दे करके खरीदा जा रहा है, और उनको आश्वासन दिया जा रहा है कि 2 लाख रुपए दे करके आप बाद में आपको देंगे। यह लोकतंत्र की इस दिशा की तरफ, इस गति की तरफ, इस दुर्दशा की तरफ बहुत ही चिंतित होने की जरूरत है। मैं समझता हूँ, मैं अपील करता हूँ आपके माध्यम से सारे देश के लोगों को कि वे इसके लिए चिंतित हों और इसके विरुद्ध आवाज उठाएं। जी, दूसरी बात कि लद्दाख की जो घटना हुई है, वह घटना वहां जिस वांगचुक के बारे में, जो वांगचुक के पर आज अभियोग लग रहे हैं, वह वांगचुक कल तक जिस समय उसका राज्य का गठन, लद्दाख का गठन हो रहा था, उस समय सरकार के पक्ष में वे बोल रहे थे। लेकिन कुछ ही दिनों के बाद उनका यह मोह भंग हो गया, और वहां के युवकों का जो आक्रोश है, वह आक्रोश केवल वहां के युवकों का नहीं है। संयोग है कि वहां कुछ और मामले हैं, राज्य के दर्जा देने का भी मामला है, लेकिन उसी तरह का आक्रोश, असंतोष पूरे देश के युवकों में व्याप्त है कि एडमिशन से लेकर के, इस बात को गौर करने की, इस बात की चर्चा ही नहीं कि एडमिशन से लेकर के, एडमिशन हम न तो जो चाहते हैं वह विषय चुन सकते हैं, न चाहते हैं जहां वहां एडमिशन ले सकते हैं। मैंने एडमिशन से लेकर के परीक्षा समय पर नहीं होती है। परीक्षा होती है तो उसमें किस तरह के भ्रष्टाचार होता है, या आपने नीट वगैरह के एग्जाम में यह देख ही लिया कि किस तरह छात्रों ने आंदोलन किया।
नौकरी नहीं मिल रही है। तो छात्रों का यह जो असंतोष है वह पूरे देश में व्याप्त है, और अगर आप गौर से देखेंगे तो यह अराजक रूप में पूरे देश में जगह जगह पर लावा की तरफ उठेगा, और इसमें इस देश की धरती चलेगी, इस देश के संस्थान चलेगी। यह चिंता की बात है। इसका कारण क्या है कि जो प्रधानमंत्री होता है वह देश का एग्जीक्यूटिव हेड होता है। आप देख रहे हैं जिन परिस्थितियों को कि प्रधानमंत्री क्या करते हैं, दौड़ करके विदेश चले जाएंगे। मैं नहीं जानता हूं कि विदेश जाकर के, आप लोग में से भी कोई नहीं जानते होंगे कि विदेश जाकर के वे क्या क्या करते हैं। विदेश से आते हैं तो यहाँ चुनाव के प्रचार में लग जाते हैं, पर एक क्लर्क को भी इतनी फुर्सत नहीं होती है कि वो इतना घूम सके। प्रधानमंत्री, मुझे तो लगता है कि इनका सिग्नेचर भी ऐसा जाली होता है, कोई दूसरा लगाता होगा या मुहर लगाता होगा, कोई क्लर्क वगैरह होगा इसके लिए। तो प्रधानमंत्री को या जो गृह मंत्री हैं उनको एक रत्ती, एक सेकंड के लिए फुर्सत नहीं है कि देश की जो स्थिति है उसको कैसे संभाला जाए और उसको कैसे बेटर बनाया जाए। केवल वोट लेना और केवल अपने कुछ साथियों को सब कुछ संपत्ति ट्रांसफर कर देना, बस इतना ही उद्देश्य रह गया है। जैसे बिहार में भी हो गया, 1050 एकड़ जमीन, 10 लाख पेड़ उसको डोनेट कर दिएगा। उसको डोनेट करना कहेंगे, असली उसका ये शब्द ही होगा जी। तो ये स्थितियां हैं। तो इस स्थिति में जब नेतृत्व अगर बहुत चुस्त दुरुस्त और बहुत बुद्धिमान नहीं रहेगा तो ये अराजक स्थितियां उत्पन्न होंगी, जनता बेहाल होगी, और जनता बेहाल होकर के सड़कों पर उतरेगी, और उतरेगी तो उसके साथ अगर प्रशासन कुछ छेड़छाड़ करता है तो उसका यह परिणाम, कहीं आग लगेगी, कहीं ट्रक जलेगा, कहीं गोली चलेगी। यही स्थिति पूरे देश एक असंतोष की और अराजक असंतोष में नैया पड़ गया है। जी जी जी। पंकज जी, क्या आप भी इसी ढंग से देखते हैं? बिहार में जो कुछ हो रहा है उस पर टिप्पणी तो चाहूंगा ही। सीधे सीधे अगर कहा जा रहा है कि ये रिश्वत है, यानी आप चुनाव से ठीक पहले 10-10 हजार रुपए महिलाओं को बांट रहे हैं, ये एक रिश्वत के तौर पर देखा जा रहा है। देश के वरिष्ठतम वकीलों में से एक प्रशांत भूषण ही नहीं बल्कि कई लोग ये बात कह रहे हैं। और तब जबकि प्रियंका गांधी, राहुल गांधी कुछ दिन पहले गए, तेजस्वी यादव, सारी बातें आप देख रहे हैं। दूसरी तरफ उधर लद्दाख से कितना डरना चाहिए नरेंद्र मोदी को? मेरे लद्दाख से मेरा कुछ व्यक्तिगत रिश्ते रहे हैं। मैं अभी 1.5 साल पहले तक लेह की जो प्रमुख भाषा है भोटी, उसके ट्रांसलेशन के लिए कुछ काम कर रहा था, उसके वर्कशॉप के लिए वहां पर लगातार जाता रहा। मेरी वहां पर जो लोग मेरे संपर्क में थे वो ऑलमोस्ट सभी लोग वेल क्वालिफाइड हैं, अधिकांश लोग पीएचडी हैं और बुद्धिज्म को मानने वाले लोग। जब मैंने लगभग अलग अलग हिस्सों में टैक्सी ड्राइवर से लेकर टूरिस्ट प्लेसेस में काम करने वाले लोगों से, इन सब लोगों से जब बात किया, उनसे पूछा कि यूटी बनने के बाद में आपके यहाँ क्या असर हुआ, तो जो लगभग हुआ आया वो ये था कि पहले होता क्या है कि लेह लद्दाख में लगभग 3 से 3.5 महीने का हिस्सा जो है पूरे देश से कट जाता है, जो अभी आने वाले 15 दिन में शुरू हो जाएगा वहां का हिस्सा। उसके बाद 3 महीने करीबन 100 दिन पूरा हिस्सा कटा रहता है। उनको उस समय श्रीनगर राजधानी के रूप में बड़ा दूर लगता था। उनको लगा कि अब तो हमारा यूटी बन गया, हमारे यहाँ बीसीएन यहीं से होंगे। लेकिन जैसा कि स्कूल के टीचर ने बताया कि उनके यहाँ किताबें खरीदी जानी है, तो किताबें खरीदी जाने का जो प्रपोजल गया तो ऑलरेडी जो लद्दाख का एजुकेशन डिपार्टमेंट था उसके पास गया, पहले डिसीजन वहीं से हो जाते। लेकिन फिर क्या हुआ, अब वहां ये होने लगा कि अब वो फाइल जाती है एलजी के ऑफिस में। एलजी के ऑफिस में हर डिपार्टमेंट के अलग अलग कंसल्टेंट है, वो उन फाइल को देखते हैं और उसके बाद वो फाइल को फाइनल डिसीजन के लिए होम मिनिस्ट्री को भेज देते हैं दिल्ली। और जो 291 वहां पर लागू है, 291 लागू इतनी कॉम्प्लिकेटेड है कि जो हर डिसीजन है वो राष्ट्रपति के स्तर पर लिया जाएगा, यानी राष्ट्रपति की ओर से लिया जाएगा। तो वहां पर क्या हुआ कि निर्णय लेने में जो पहले जो 7 दिन लगते थे अब वो 7 महीने पे हो गया। इसको लेकर वहां पर एक बहुत बड़ा असंतोष था। दूसरा वहां पर असंतोष जो हुआ कि सरकार ने वहां पर यूटी बनने के बाद में जो वहां का हैंडीक्राफ्ट था, वहां के इकोलॉजी थे, उस सबको कोने में रखकर
एक्सट्रीमली पर्यटन पे ध्यान देना शुरू कर दिया। और वहां पे उसमें यह हुआ कि वहां का ग्राउंड वाटर की स्थिति गड़बड़ाई, वहां पे कचरे की मात्रा बढ़ी, और वहां पर बाहरी जो दखल थे, जो स्पेशली मैदानी क्षेत्रों के कुकर्म होते हैं, वो वहां होने लगे। इससे एक बड़ा असंतोष वहां पर पहले से था। अब आप देखिए कि कल से 24 घंटे में जो आरएसएस का इकोसिस्टम है वो 3 चीजें उठा रहा है। सोनम वांगचुक अभी फरवरी में इस्लामाबाद गया था। दूसरी बात वो कह रहे हैं कि सोनम वांगचुक और राहुल गांधी ने मिलकर एक खेल किया। तीसरी चीज वो कह रहे हैं कि उसको विदेशी चंदा मिल रहा था। आपके हमारे हेडिंग्स पे, टिकर्स पे भी चल रहा है। अभी उन्होंने उनका एफसीआरए लाइसेंस कैंसिल कर दिया है जी। तो अब आप बताइए, यदि राहुल गांधी और सोनम वांगचुक पाकिस्तान से एक लंबी साजिश कर रहे थे, तो अजीत डोभाल और अमित शाह क्या कर रहे थे? न तो वो पहलगाम में हमला रोक पाए, न पहलगाम पे हमला करने वाले जब देश से बाहर चले गए उनको रोक पाए। यदि पाकिस्तान इतना खतरनाक है कि वो पहलगाम से लेकर लेह लद्दाख तक में हमारी हिंसा करा देता है, तो फिर आपने ऑपरेशन सिंदूर 3 दिन में क्यों रोक दिया? इस पूरे मामले पे नेस्तनाबूद कर देते ना। पंकज जी, इस पूरे मामले पे अभी थोड़ी देर पहले सोनम वांगचुक ने बात की है न्यूज एजेंसी से, जरा सुन लेते हैं फिर आप टिप्पणी जी। आपको स्केप गोट की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है, फंडिंग। सीबीआई जांच अभी नहीं हुई, ठीक अगले दिन एक प्रेस रिलीज देती है गृह मंत्रालय, भारत जैसे महान बड़े देश का गृह मंत्रालय प्रेस रिलीज देता है, जिसमें वो कहते हैं सोनम वांगचुक 3-4 बार सोनम वांगचुक एक छोटे से इंसान पर वो पूरा दोष मढ़ते हैं। तो ये एक कड़ी का हिस्सा है, ये भी कल का वाला भी एक कड़ी का हिस्सा है। ये कोई 1.5 महीना पहले शुरू हुआ, जबकि लद्दाख के जो चुनाव हैं वो 2 महीने में आने वाले थे। ये वही चुनाव है जिसमें लोग मांग कर रहे हैं कि पिछले चुनाव का वादा पूरा कीजिए अगले में जाने से पहले। पिछले चुनाव का वादा था कि आपको 6वें शेड्यूल में लाएंगे, तो अब लोग मांग कर रहे थे इसे पूरा किए बिना हम आपको नहीं जाने देंगे। उनमें से बड़ी आवाज मेरी थी, तो मुझ पर उन्होंने निशाना साधा और 1.5 महीना पहले हमें बताया गया कि आप पर एक FIR है, वो भी देशद्रोह का है। उसके बाद हमारे विद्यालय की जमीन वापस ले जा रहे हैं, ऐसा नोटिस आया। उसके बाद सीबीआई की इंक्वायरी, ये 2 हफ्ते पहले की बात है, सीबीआई की, फिर इनकम टैक्स के पता नहीं क्या क्या। तो सीबीआई के नोटिस में ये लिखा है कि 2022 से 24 में आपकी संस्था ने विदेशी मुद्रा ग्रहण किया, जबकि आपके पास अनुमति नहीं है, FCRA नहीं है। हमने FCRA नहीं लिया क्योंकि हमारा इरादा नहीं है विदेशों से हम भीख मांगे, ठीक है। मगर लेकिन आपने पैसे तो लिए। हाँ, अब देखिए वो क्या पैसा है। ये किसी भी यूनिवर्सिटी का सपना होगा, और जो ये यूनिवर्सिटी करने में काबिल होगी उसे पुरस्कार दिया जाएगा कि उसका ज्ञान यानी कि भारत का ज्ञान विदेशों में निर्यात हो। तो हमारे जो पैसिव सोलर हीटेड बिल्डिंग्स है जो हमने लोगों के लिए, इंडियन आर्मी के लिए बनाए, वो अफगानिस्तान में ले जाना चाहते थे संयुक्त राष्ट्र संघ, यूनाइटेड नेशंस, और उन्होंने इसके लिए हमें फीस अदा की। उसी तरह हमारे आर्टिफिशियल ग्लेशियर्स को स्विट्जरलैंड की एक यूनिवर्सिटी और इटली के एक संस्था चाहते थे कि ये प्रोजेक्ट्स में प्रयोग किया जाए। उसके लिए हमें ज्ञान की दक्षिणा, फीस अदा की। वो फीस बाज़ाब्ता टैक्स के साथ है। आप जब चंदा लेते हैं उस पर टैक्स नहीं लगता है। ये सर्विस एग्रीमेंट है जो आपकी एक क्या कहते हैं, इज्जतदार नॉलेज पार्टनर किसी और को नॉलेज सप्लाई करता है। तो इसको फॉरेन कंट्रीब्यूशन नहीं कहते हैं। वो भी समझ गए कि उन्होंने गलती से इसे फॉरेन कंट्रीब्यूशन माना, मगर बंद करने के बजाय अब वो 22 से 24 के बजाय 21-20 कहीं तो कुछ मिले ढूंढने लग गए। फिर हमारे जो छोटे बच्चों का विद्यालय है वहां चले गए, उससे मांगने लगे। ठीक है, मांगिए, आपको जो मिले ले लीजिए, मगर मैं ये कहता हूं कि आपको ये मिलेगा कि यहाँ एक ऐसा विद्यालय है जहां के संस्थापक खुद अपनी जेब से विद्यालय को 1-1 करोड़ साल का देते हैं। अब उसका क्या इनाम देंगे वो, ये मैं नहीं पूछना चाहूंगा।
इनकम टैक्स के समन्स आ रहे हैं, उन्हें ये नहीं पता है कि लद्दाख। तो सुन रहे थे पंकज जी, यहाँ पे इनकम टैक्स, सीबीआई, ये तमाम और किस ढंग से परेशान किया जा रहा है, साफ साफ यहाँ खुलकर अपनी बात रखी सोनम वांगचुक ने। ये मैं सुना हूं और आपको बताया कि वहां पर पिछले 14 दिन वहां पर एक शांतिपूर्ण गांधीयन तरीके से आमरण अनशन चल रहा था। आप लेह का शहर देखेंगे तो वो लगभग एक चौराहे से 2 सड़कों पे बटा हुआ है, बस सीधा सीधा। इसके अलावा कुछ वहां पे ही साइड में एक मैदान है, उसी मैदान में आमतौर पर जो दलाई लामा आते हैं तो उनकी सभा होती, उसी मैदान में इनका धरना चल रहा था। वहां पे ये लोग केवल पानी ले रहे थे और नमक ले रहे थे। परसों जब 2 लोग, जो जिसमें से एक की उम्र 71 साल है और दूसरे की उम्र करीबन 68 साल है, उन दोनों की मरणासन अवस्था हो गई। उन लोगों को अचानक स्ट्रेचर पे लेकर बीच में से जाना पड़ा। उसके बाद में लोगों में गुस्सा आया कि हम यहाँ पे धरने पे बैठे हैं और हमारे बारे में कोई सरकार चर्चा भी करी। सरकार के लिए हम 6 अक्टूबर को चर्चा करेंगे। इतना गंभीर मसला, एक ऐसा राज्य, एक ऐसा क्षेत्र जो एक तरफ चीन से घिरा है, दूसरे तरफ पाकिस्तान से है। हम कारगिल सरी का युद्ध तो वहां से कुछ किलोमीटर दूर पे लड़ चुके हैं। आप उस राज्य के प्रति इतने संवेदन नहीं है कि वहां की मांगों को लेकर आप कहते हैं कि हम 6 अक्टूबर को बातचीत करेंगे। इस चीज को लेकर वहां पर लोग सड़क, लेह बंद का आह्वान किया गया था कल। लेह बंद के आह्वान के बाद में मैं आपको बहुत पुख्ता तौर पे बता रहा हूं, वहां पे लंबे समय से आरएसएस एक काम करता रहा है। 2018-19 में भी उन्होंने वहां पर दंगा कराने की कोशिश की थी। जब एक बौद्ध लड़की की शादी मुस्लिम लड़के से हुई थी, उसके बाद में उन्होंने वहां पे एक दंगा कराया था। 3 दिन वहां पर हिंसा हुई थी। वहां पर ये जो आरएसएस का कैडर है, जिस प्रकार से मणिपुर में ये लोग मैतेई वर्सेस कुकी, यानी उसको हिंदू वर्सेस क्रिश्चियन बनाने के मूड में थे, उसी प्रकार से ये लोग लंबे समय से मुस्लिम वर्सेस बौद्ध के बीच में डिवाइडेशन करने की पूरी प्लानिंग करते रहे। इवन आपको बताओ राजीव जी की अभी जो प्रयागराज में कुंभ हुआ था, उसमें बाकायदा बौद्ध महाकुंभ का आयोजन किया गया, जिसमें आरएसएस के इंद्रेश कुमार सरी के लोग शामिल थे। और उसमें लेह लद्दाख से जो बौद्धिज्म से जुड़े हुए कुछ ऐसे लोग हैं, जैसे राष्ट्रीय मुस्लिम मंच और राष्ट्रीय सिख मंच के लोग, वैसे बौद्ध मंच के लोगों को वहां बुलाया गया था और वहां पर बाकायदा उनको प्रशिक्षित किया गया था। तो कल जो प्रशांत जी ने सवाल खड़ा किया, ये या शायद मनोज भाई कह रहे थे कि अभी इस चीज की जांच होना बहुत जरूरी है कि आखिर हिंसा शुरू कैसे हुई है वहां पर। और मैं आपको बताऊं कि केवल 4 कैजुअलिटी नहीं है वहां पर, गंभीर रूप से लोग ज्यादा घायल हैं। और सबसे बड़ी चीज है कि आरएसएस के इकोसिस्टम ने जो शुरू कर दिया है, कविंद्र गुप्ता जो वहां के एलजी है, उनके हवाले से उनका कहना है कि वहां पर लगभग 50 लोग नेपाल से बुलाए गए, लगभग 100 लोग बेड़ा उधमपुर के थे जो वहां पर उधम कर रहे थे। यानी इसका मतलब है कि ये लोग बिल्कुल प्लान वैसे हैं कि शायद सोनम वांगचुक को यूएपीए में फंसाकर, जैसे अमृतपाल सिंह को डिब्रूगढ़ जेल में रखा गया, ऐसे कहीं शिफ्ट करके वहां पर इस माहौल को डाइल्यूट करें। ये लेह को लेकर हमारे देश को बहुत गंभीरता सोचना चाहिए, क्योंकि सबसे बड़ा चुनौती सोनम वांगचुक ने तब खड़ी की जब उन्होंने ये बोलना शुरू कर दिया कि चीन हमारे बहुत बड़े इलाके में घुसे आया है, हमारे जो गद्दी और जो चरवाहे उनको वो अपने इलाके से भगा रहा है। जब उन्होंने 2-3 बार पब्लिक स्टेज पे बोला तो उसके बाद में वो टारगेट पे आ गए थे। तो लेह लद्दाख को लेकर हम, यानी चूंकि मैं उस इलाके को बहुत करीबी से देखता रहा हूं, मुझे बहुत चिंता है। और सबसे बड़ी चीज है वहां के लोग बहुत प्यारे, वो कभी हिंसा उनकी ओर से उपजती नहीं है। यदि वहां पर हिंसा हो रही है तो सोचना पड़ा कि उत्तराखंड तो देखिए, उत्तराखंड तो जो है हमारा यानी हिंसक आंदोलन और बहुत सुदृढ़ आंदोलनों से बना हुआ राज्य है। वहां पर जब कभी कुछ ऐसा होता है तो हम मानते हैं कि वहां के खून में, लेकिन लेह लद्दाख इस तरीके का नहीं है। और आप देखिए कि ये इस सरकार की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, ये एपिसोड्स में काम करती है। अभी आपके पास में पहलगाम के हमलों के जवाब नहीं है, आपके पास में ऑपरेशन सिंदूर के जवाब नहीं है, तो आपने लेह को सुलगा दिया। आपका प्राइम मिनिस्टर हमारा मणिपुर जाता, मणिपुर जाते
जाने के एक दिन पहले से वहां हिंसा होती है और 3 दिन बाद तक हिंसा चलती है। असम राइफल्स के 2 जवानों की उसके बाद में हत्या हो जाती है। तो ये जो असफलता है, अमित शाह की असफलता, अजीत डोभाल की असफलता और भारत सरकार की असफलता, इस असफलता को पर्दा डालने के लिए अब ये लोग स्वयं सहायता समूहों को कि महिला सदस्यों को 10-10 हजार रुपए का हिस्सा दे रहे हैं बिहार में। ये असफलताएं हैं। यही चुनाव आयोग, आप याद करें कि बात कर रहा था कि ऑनलाइन या मोबाइल से कोई किसी का नाम न तो जोड़ सकता है न घटा सकता है। अब वो एक्सेप्ट कर रहा नहीं हो सकता, इसलिए वो ओटीपी से करेंगे। जब वोट चौक बनाना सक्रिय होने लगा तो आप 75 लाख महिलाओं को स्वयं सहायता समूह के नाम पर एक अंशदान बांटने लगे। तो ये जो सरकार है, एपिसोड्स की सरकार है, एक चीज को ढकने के लिए दूसरा, दूसरे चीज को ढकने के लिए तीसरा, और होता गया है कि जब ये पूरे कुकर्म एक साथ सामने आ रहे हैं धीरे धीरे धीरे, तो देश में जिसको युवा पीढ़ी कह रहे हैं, जनजेट कह रहे हैं, वो धीमे धीमे सुलग रही है, क्योंकि उसके सामने सवाल रोजगार का है, उसके सामने सवाल उसके भविष्य का, उसके सामने सवाल शिक्षा का। जी राजीव जी, बिल्कुल बिल्कुल। अमलेंदु जी, कैसे देखते हैं आप? उधर सोनम वांगचुक की बात हम कर रहे हैं, उनके बयान को आपने सुन लिया, और दूसरी तरफ अगर हम बिहार चलते हैं तो बिहार में भी बहुत कुछ हो रहा है, होने जा रहा है। आपकी टिप्पणी? राजीव जी, बिहार में काफी कुछ होने जा रहा है, और बिहार को लेकर अभी तक जो राजीव जी आपको याद होगा कि जब सीबीआई में एक विवाद हुआ था आलोक वर्मा और राकेश अस्थाना का, और उस समय एक सीबीआई के इंटरिम डायरेक्टर बनाए गए थे नागेश्वर राव, और विपक्ष ने उसमें बड़ी सख्त आपत्तियां जताई थी कि ये मोदी जी के और बीजेपी के बहुत नजदीकी हैं। उन नागेश्वर राव साहब ने मोदी जी की सरकार जो देने जा रही पैसा, उसको लेकर चुनाव आयोग को सख्त चिट्ठी लिखी है। सोशल मीडिया एक्स पर उन्होंने उसको जारी भी किया है, और उसमें उन्होंने साफ कहा है कि मैं चूंकि संविधान को अच्छी तरीके से जानता हूं, ये सीधे तौर पर रिश्वत है। आप चुनाव को 6 महीने के लिए स्थगित कीजिए, राष्ट्रपति शासन लगाइए और इन सारी चीजों पर रोक लगाइए। ये नागेश्वर राव साहब जो हैं, जो बीजेपी के बड़े नजदीकी थे, और जब झगड़ा हुआ कि 2 अफसरों का, ये देखिए ये चिट्ठी भी जो ये चिट्ठी है जी, बिल्कुल ट्वीट किया है, तो उसको उन्होंने जो है ये कहा है। तो आप समझ सकते हैं कि अब चीजें कहां से कहां आ रही हैं, और जो अपनी उसमें लिखना है, उन्होंने राजीव जी ये साफ तौर पर लिखा है कि ये जो है चुनाव के ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा बिहार विधानसभा चुनाव से ठीक पहले 75 लाख महिलाओं को 10,000 करोड़ रुपए के सरकारी फंड का ट्रांसफर खुलेआम बड़े पैमाने पर रिश्वत देने जैसा है। चुनाव के नतीजों को प्रभावित करने के लिए जानबूझकर सरकारी संसाधनों का दुरुपयोग चुनावी प्रक्रिया की निष्पक्षता और ईमानदारी को कमजोर करता है, जो हमारे लोकतंत्र की नींव हिला देता है। मुक्त और निष्पक्ष चुनाव की पवित्रता बनाए रखने के लिए चुनाव आयोग को तुरंत ठोस कदम उठाने चाहिए। और आगे उन्होंने लिखा कि मैं आपसे आग्रह करता हूं कि मौजूदा विधानसभा के कार्यकाल के समाप्त होने के तुरंत बाद बिहार में राष्ट्रपति शासन लगाने और उसके बाद कम से कम 6 महीने के लिए चुनाव टालने के लिए राष्ट्रपति को सिफारिश करें। ये साफ तौर पर, और आखिर में उन्होंने लिखा है राजीव जी, वो लिखा है कि ये चुनाव आयोग के लिए अपनी खोई हुई विश्वसनीयता को बहाल करने का एक महत्वपूर्ण समय है, क्योंकि वह चुनाव आयोग की अखंडता का संवैधानिक रक्षक है, जो लोकतंत्र की नींव है। अभी कार्रवाई करें, वरना हमारे चुनावी सिस्टम पर जनता का भरोसा खत्म हो जाएगा। तो ये राजीव जी, ये आ रहा है सिस्टम के अंदर से। मोदी जी का जो सिस्टम है, उस सिस्टम के अंदर से भी अब ये आवाजें उठने लगी हैं कि भाई वोट चोरी इतनी ज्यादा ठीक नहीं है, और चुनाव आयोग से साफ कहा जा रहा है कि भाई बेईमानियां करो, लेकिन इतनी भी मत करो कि लोकतंत्र से भरोसा उठ जाए। तो ये आ रहा है। आपने प्रशांत भूषण का दिखाया था, उन्होंने क्या ट्वीट किया, और ये आ गया एम नागेश्वर राव साहब का, जो मोदी जी के बड़े नजदीकी हुआ करते थे और सीबीआई के चीफ जो थे। बियॉन्ड द एक तरह कहा जाए कि सारे नियम कानून ताक पर रखकर बनाए गए थे, क्योंकि उसमें बन नहीं सकते थे, तो इंटरिम उनको बनाया गया था, कार्यकारी बनाया गया था। तो ये राजीव जी चल रहा है। तो बिहार में आप अगर इस तरीके से, यानी मोदी जी क्या समझते हैं, क्या मतलब बिहार की जनता जो है, बिहार के नागरिक जो है वो 10,000 रुपए में बिक जाएंगे या कुछ लाख में बिक जाएंगे, क्या ये समझते हैं? तो ये जिस तरीके की करने की कोशिश की जा रही है, ये राजीव जी सीधे सीधे एक तरीके से ये समझा जा सकता है कि चुनाव से पहले बीजेपी ये मान चुकी है कि वो चुनावी लड़ाई से बाहर हो चुकी है। तो अब सारे हथकंडे अपनाए जा रहे हैं। भाई चुनाव आयोग को भी लगाया गया पहले SIR कराने के लिए, अब चुनाव आयोग फंसा बुरी तरीके से,
तो अब दूसरे रास्ते अपनाए जा रहे हैं। इधर नीतीश कुमार जहां जा रहे हैं मालूम पड़ता है वही नीतीश कुमार के खिलाफ मुर्दाबाद के नारे लगने लग जाते हैं। कल कैमूर में थे, वहां नारे लगने लग गए नीतीश कुमार मुर्दाबाद के। भारतीय जनता पार्टी की अंदरूनी लड़ाई इतनी ज्यादा आती जा रही है, सड़क पर निकल कर आती जा रही है कि मालूम पड़ता है कि अब जो है आपस में ही लड़ने भिड़ने लग जाएंगे। वहां भागलपुर में जाते हैं तो मालूम पड़ता है कि वहां जेडीयू और बीजेपी के जो है सांसद और विधायक और मंत्री जो हैं वो आपस में लड़ पड़ते हैं। तो इस तरीके की घटनाएं जो सब सामने आ रही है, तो ये साफ तौर पर दिखाई पड़ता है कि बिहार में लड़ाई जो है वो एनडीए और मोदी जी के हाथ से निकल चुकी है। अब जो है वो रेत को राजीव जी हथेलियों के जरिए रोकने की कोशिश की जा रही है, लेकिन रेत है वो तो कितनी देर हथेलियों में रुकेगा, फिसलेगा जरूर। तो इन टोटकों से मुझे नहीं लगता कि भारतीय जनता पार्टी को फायदा होने वाला है। जी 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 बिल्कुल। मुकेश जी, क्या आपको भी लगता है कि बिहार में जो अभी चल रहा है और उसमें ये सीएम की योजना पीएम उसमें बांटने और 10,000 करोड़ रुपया ट्रांसफर कर दिया उधर सीएम योजना के लिए, चलिए पैसा कहाँ से आया मायने नहीं रखता, लेकिन किस वक्त आया, किस वक्त देने जा रहे हैं ये मायने रखता है। चुनाव बिल्कुल सिर पे है, आप पैसे बांट रहे हैं, इसका मतलब यही माना जाए ये रिश्वत, जैसे प्रशांत भूषण कह रहे हैं। दूसरी बात इंपॉर्टेंट यहाँ पे है कि क्या महिलाओं पे दांव लगाने वाली जो सरकार अभी है उससे महिलाएं वहाँ छिटक चुकी हैं, ये माना जाए। बिहार में 20 साल की नीतीश की सरकार अभी किस दिशा में है, जरा उसको बताइए। देखिए राजीव, बड़ी इंटरेस्टिंग बात बोली अभी अमलेंदु जी ने, और वो ये है कि जो वहां पर जो आंतरिक गतिरोध है सत्ता के गठबंधन में, लेकिन अब दूसरी तरफ आइए, ये हर व्यक्ति कहेगा, हम लोग 5-6 लोग यहां बैठे हैं, हम सब लोगों की समझ है कि जो कुछ 10,000 रुपए के रूप में ये योजना दी जा रही है ये विशुद्ध घूस है और कुछ नहीं सरकारी घूस है। चलिए ठीक है। अब सवाल यह है कि ये चीज ब्लैटेंटली खुलेआम खुल्लम खुल्ला हो रही है, इस पर कार्रवाई कौन करेगा, इसे रोकेगा कौन? जिसकी स्थिति यह है कि भाई यहां चुनाव आयोग को काम ही यही दिया गया है कि तुम्हें किसी भी तरीके से जिता के लाना है, जहां पर कोई ऐसी संस्था नहीं है जिसको लेकर के हमें आपको एतबार हो, अरे यार कुछ होगा ऐसा, कुछ होगा, कोई आएगा ऐसा, यदा यदा ही धर्मस्य, कोई आ जाएगा जी। यहां तो कुछ भी नहीं है, कोई ऐसा होप ही नहीं दिखता है। किससे आप उम्मीद करेंगे मौजूदा स्थितियों में? मैं सभी साथियों से कहता हूं जरा हम टटोल के देखें, जितना भी हम लोगों के पास राजनीतिक अनुभव है, पत्रकारिता से जुड़ा अनुभव है, जरा कोई बताए तो सही कि किसकी यहां आत्मा जागने वाली है, किसकी अंतरात्मा पूरे देगी, कौन बोलने वाला है यहां? जो बात नागेश्वर राव कह रहे हैं उस बात को कोई करने वाला है क्या? कौन सी ऐसी जगह है? माफ कीजिएगा, अगर किसी को सुप्रीम कोर्ट से भी उम्मीद है तो मैं कहता हूं कृपया न रखें। सुप्रीम कोर्ट भी बाकायदा सरकार की गोदी में बैठी हुई एक संस्था बन चुकी है, और वो हम लोगों ने अभी देख लिया है इसी मामले में, इसी एसआईआर के मामले में। आप देखिए कि एसआईआर के बारे में सुप्रीम कोर्ट का आखिरी रवैया क्या निकला। आखिरी रवैया सिर्फ और सिर्फ इतना निकला है कि अच्छा ठीक है, तुम लोग फाइनल ड्राफ्ट बना लो, फिर देखते हैं। फिर क्या देखोगे भाई? फिर सिर्फ इतना देखोगे कि अगर जनता वहां की उद्वेलित नहीं होती है, सड़कों पर नहीं उतरती है, गुस्सा नहीं दिखाती है, तो कहोगे अच्छा जाओ ठीक है, करा लो चुनाव। और अभी तक तो तुम्हारा रवैया यही दिख रहा है। भाई बुनियादी सवाल यह है कि क्या एसआईआर के लिए जो आपने मेथड और तरीका अपनाया है वो तरीका सही था या नहीं था? यहीं से वो मुकदमा शुरू होता है। आज तक आपने उस मुकदमे का निपटारा नहीं किया, आपने ये तय नहीं किया, तो आपसे क्या उम्मीद करें? अब कौन सा ऐसा दरवाजा है जिसको खटखटाएंगे आप तो आपको वो बुनियादी इंसाफ मिलेगा जिसकी बात संविधान करता है। तो ऐसी स्थिति में जो लोग भी, और मुझे नहीं लगता बिहार में महिलाएं, देखिए बड़ी सीधी सिंपल सी बात है कि इनको भी ये मालूम है कि इस तरह की रेवड़ियां बांट करके हमारी दुकान चल जाती है। अभी तक कहां नहीं चली। मैं ये भी मध्य प्रदेश से शुरू किया था आपने, ये अन्य राज्यों में भी कहां नहीं चली, और इसी तरह की बात तो यहां तेजस्वी भी कर रहे हैं। तो ये मान लेना कि नहीं साहब ये नहीं चलेगी, मुझे नहीं लगता कि ये बहुत अच्छा ओवर ऑप्टिमिज्म जैसा हो जाएगा। चलेगी, चल सकती है, बिल्कुल चल सकती है, और खासतौर से तब जबकि आपके पीछे बाकी जो है वो सारे हथकंडे चीजें मौजूद हैं। चुनाव आयोग जिस तरह की भी रिफॉर्म्स की बातें कह रहा है, आज दिन कुछ न कुछ बोलता रहता है। आज ही जैसे उसने बोला जी कि अब जो है वो
काउंटिंग क्लोज होने से पहले पोस्टल बैलेट की काउंटिंग हो जाएगी। और भी चीजें वो समय समय पे बोलते रहे। कल ही परसों की हम लोगों ने आपस में चर्चा भी की है कि उन्होंने कहा कि साहब अब आपका जो है वो डिजिटल सिग्नेचर वेरीफाई करना पड़ेगा ऑनलाइन एक्टिविटीज के लिए, लेकिन अभी तक ये नहीं कभी कहीं कहा है। 24 जून को इन्होंने कहा था कि पूरे देश में SIR होगी। उसके बाद उन्होंने राज्यों के चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर को बुला करके उनसे कहा कि आप लोग बिहार से कंसल्ट कर लें, बिहार से देखें बिहार कैसे कर रहे हैं, जरा सीखे, उनसे जाने समझे। चलो कोई बात नहीं कि कौन समझेगा नहीं समझेगा समय तय करेगा। अभी यही नहीं मालूम है कि जो SIR आप करने जा रहे हो उसको करने के लिए, उस तरीके के लिए क्या आप इंटाइटल हो, क्या आपके पास ये अधिकार है कि आप किसी नागरिक की नागरिकता को असर्टेन कर सकें। मैं कल को खड़ा होकर कह दूं कि राजीव श्रीवास्तव जो है वो इस देश के नागरिक नहीं है, मैंने चैलेंज कर दिया, तो क्या आपके पास वो मैकेनिज्म है कि आप इस बात की पड़ताल करें कि मेरे चैलेंज में कोई मटेरियल है कि नहीं है, कि ऐसे ही कोई किसी के खिलाफ कुछ खड़ा हो जाएगा, आपको वो अधिकार है कि नहीं है। ये बात पहले साफ साफ कही जा चुकी इसी सुप्रीम कोर्ट के जरिए, जब सुप्रीम कोर्ट को आप ललकार रहे थे कि नहीं हमें तो 326 के तहत पावर है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं आपको ये पावर नहीं है। ये जो स्थितियां हमारे सामने पैदा हुई हैं ये सब एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। ये जो इस तरह के हम एक ब्रेकडाउन जैसी स्थिति देखते हैं, जिस ब्रेकडाउन की वजह से कि एक सीनियर सीजन्ड ऑफिसर को ये लिखना पड़ता है कि साहब अब राष्ट्रपति शासन आपको लगाना चाहिए। कौन लगा देगा राष्ट्रपति शासन इस देश में? है किसी की हिम्मत लगाने का? कतई नहीं होने वाला। तो इस तरह की डिमांड करना और इस तरह की बात सोचना कोई बहुत तर्क नहीं है उसके पीछे, माफ कीजिएगा भाई। अगर आपको पता है कि आपको फला दवाई रिएक्ट करेगी, आपको आपके ऊपर उसका असर नहीं होगा और फिर भी डॉक्टर वही दवाई लिखेगा, तो क्या हो जाएगा? आप ठीक हो जाएंगे? कतई नहीं होंगे। तो यहां पर स्थिति यह है कि जिस तरीके से आपने पूरा का पूरा पंचर कर दिया है सिस्टम को भाई, और बिल्कुल ब्लैटेंटली कुछ भी आपके खिलाफ कोई एक डिसेंट की वॉइस हो, अपोजिशन तो छोड़िए साहब, डिसेंट की वॉइस हो, एक डिसेंट की वॉइस कोई आपके खिलाफ नहीं बोल सकता। इस तरह की आपने दशा बना दी है। क्यों भाई? क्या आप अनंत काल तक यहां रहेंगे? सत्ता में रह पाएंगे? कोई रहा है आज तक? तो क्यों इतना डिस्ट्रॉय करके आप सत्ता में रहने की आपकी आकांक्षा बन गई है? और खासतौर से जो आपका आइडियोलॉजिकल ब्रेन है RSS नागपुर में बैठा हुआ, उनके लोगों को क्या इतना नहीं दिख रहा है कि पाप का घड़ा भरने की भी कोई सीमा होती है भाई? बिल्कुल। आप लड़िए, राजनीतिक दल है, चुनाव लड़िए, आइए, आप भी अपना मैनिफेस्टो निकालिए, आप भी अपनी बातें कीजिए, लेकिन सोचिए उस बेचारे का क्या कसूर है जिसने आपके पिछले मैनिफेस्टो के बारे में कह रहा है वो वांगचुक कि भाई साहब आपने पिछले मैनिफेस्टो में कहा था शेड्यूल 6 में हम आपको रखेंगे, क्यों नहीं रखा अभी तक? कोई तो जवाब दे। क्या वो इस देश का आदमी नहीं? जवाब आपके पास सिर्फ एक है कि आप कल को कोई यूएपीए लगा करके ठोक दीजिए कहीं, जैसा पंकज जी कह रहे थे। ये बहुत आसान है, आपने पूरा ग्राउंड बनाने की उसी तरह की तैयारी की है। अगर आप इसी तरह का लोकतंत्र चलाना चाहते हैं कि आपके खिलाफ उठने वाले, फिर कहिए साहब कि हम तो विश्व गुरु हैं, कहते रहिए। किस चीज पे आप झांसा? अभी आप देखिए जीएसटी वाली बात, कौन सी चीज, हर चीज जो हम लोग आए दिन रोजाना देख रहे हैं, सिवाय उसमें झांसा के और कोई दूसरा एलिमेंट दिखता ही नहीं। हम तो चाहते हैं कि कोई ऐसी चीज दिख जाए जिसकी वजह से हम यहां साहब सरकार देर आई दुरुस्त आई, कुछ उसने अच्छा किया। यहां तो ढूंढने से नहीं मिलता जी मुकेश जी, बिल्कुल ढूंढने से नहीं मिलता। अब फिर आप कहेंगे नहीं साहब आप लोग तो डिसेंट की वॉइस बोलने वाले लोग हैं। अरे भैया खाली उतना ही नहीं है, हम कोशिश कर रहे हैं आपको, देश की जनता को उसका फर्ज बताने की, उसका, लेकिन अगर किसी की नहीं समझ में आना तो नहीं आना, फिर क्या करें? स्थितियां तो आपने इस तरह की बना दी, विनाशकाली विपरीत बुद्धि वाला सारा हाल कर दिया है आपने। बिल्कुल। तो कहीं तो जाकर रुको भाई, कौन सी चीज ऐसी है? 20 साल आप सोच के, 20 साल आपने लगातार शासन किया, अच्छा किया, बुरा किया, जो भी किया, आप भाई जाहिर सी बात है आप पिछला मैंडेट लेकर के ही तो 5 साल कंटिन्यू करते रहे हैं ना, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आप उसके बाद भी खड़े कहां हैं? खड़े तो आप ऐसी जगह पे हैं जहां भैया आप हमको जो है आओ खुल्ला मतलब बिल्कुल क्या कहें, कई बार सिर धुलने का मन करता है इनके सामने। जी राजीव जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। प्रशांत जी आप मंद मुस्कुरा रहे हैं, समझ रहा हूं मैं। जो अभी लास्ट सेंटेंस था मुकेश जी का, वो सेंटेंस मुकेश जी की अंतरात्मा की आवाज़ है और ये देश की अंतरात्मा की आवाज़ है, न सिर्फ उनकी आवाज़ है। तो इसलिए सही आप कर रहे हैं। लेकिन यहाँ प्रशांत जी बिहार से लेकर और युवाओं और आज की तारीख में खासकर जो बिहार में चल रहा है, जो चुनाव आयोग, अभी चुनाव आयोग इतनी आसानी से छूटने वाला नहीं है।
अब चुनाव आयोग कह रहा है कि पूरे देश में SIR से पहले पूरा जांच परख लेगा वो, तब आज ही पढ़े होंगे खबर आप। देखिए, वो मुकेश जी कह रहे हैं कि सर धुलने का, अपना सर धुलने का मन करता है। हम दुनिया भर में राजीव जी पिछले कुछ वर्षों में देख रहे हैं कि जो युवा है, जो जेन जी जिसको हम कह रहे हैं, ये अपना सर नहीं धुलता है, वो किसी और का धुलता है। तो और उसी के हाथ में है, जंगल में जो करता है वो शेर करता है। मैं एग्जाम्पल देता हूं आपको राजीव जी, नेपाल का तो भी हम देख रहे हैं, लेकिन इजिप्ट का, मिस्र का 30 साल से डिक्टेटर, जुडिशरी, ब्यूरोक्रेसी, फौज, पॉलिटिक्स, पार्लियामेंट, रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस, सब पे कब्जा हुस्ने मुबारक का। और एक 22 साल की लड़की ने एक वीडियो बनाया कि तहरीर स्क्वायर में जमा हो जाओ, और लोग जमा हो गए, और बाकी हम जानते हैं कि क्या हुआ। तो ये जो जेन जी है, ये अपना सर नहीं धुलता है, उसको मालूम है किसका सर धुलना है। अभी हम देख रहे हैं। तो दूसरी बात देखिए, जो मैं बात कह रहा हूं कि ये जो एक कवर अप ढूंढा जा रहा है बिहार में, इस पे निगाह होनी चाहिए। और अभी सोनम वांगचुक एक बड़ी रोचक बात बता रहे थे, मैं कहना चाह रहा था, मैं ध्यान से उतर गया था कि अगले 2 महीने में लद्दाख हिल काउंसिल के इलेक्शन है, लद्दाख हिल डेवलपमेंट काउंसिल के इलेक्शन है। बीजेपी वहां मेजॉरिटी में है, और लद्दाख हिल काउंसिल के इलेक्शन वहां की लोकल गवर्नमेंट कराती है। तो बिहार के चुनाव के बाद वहां होगा, तो या तो ज्ञानेश कुमार जी को कंसल्टेंट के तौर पर वहां भेज दें, वरना स्थिति आसार तो अच्छे नहीं दिख रहे। ज्ञानेश कुमार जी ही कुछ कर सकते हैं वहां बीजेपी का। अब तो ये जो हुआ है कल परसों में 2 दिन में, वो अगले चुनाव में तो उसका असर दिख जाएगा 2 महीने बाद। और जिस तरीके से रिएक्शन सरकार का आ रहा है, उससे और ज्यादा जो है प्रतिक्रियाएं आएंगी। एक राजीव जी बात कही जा रही है GST को लेकर कि सेविंग बढ़ेगी, और बचत, क्या है वो, बचत उत्सव। पिछले 50 सालों में सबसे कम बचत है इस वक्त, 5.5% ऑफ GDP। 50 सालों की सबसे कम सेविंग्स है। और मिडिल क्लास को जो राहत चाहिए, वो कहाँ से राहत चाहिए? उसको राहत चाहिए EMI पे, उसको राहत चाहिए उसकी इनकम बढ़े, उसको राहत चाहिए कि उसकी सेविंग बढ़े। सेविंग मैंने कहा कि 50 वर्षों के में न्यूनतम स्तर पर सेविंग है। मिडिल क्लास की इनकम, ये RBI के आंकड़े हैं सब, मिडिल क्लास की इनकम कोरोना के बाद के सेटबैक से वापस नहीं आई है, वहां उस लेवल पे नहीं आई वापस। जिसकी आज की तारीख में 60,000 इनकम है जिस परिवार की, उसको इस GST के उससे 1300 रुपए का हाउस होल्ड बजट में फर्क पड़ेगा। 1300 रुपए मोबाइल का रिचार्ज करवा पाएगा। तो इतना ही है। हाउसिंग लोन सबसे बड़ा मिडिल क्लास के लिए एक दर्द भरी वो है, पेन है उसका। 2022 में 19% बढ़ाया था EMI, 19% वापिस नहीं हुआ है, वो अभी भी वही है। तो कहाँ से GST में? और आज ही मैंने मदर डेयरी से दूध खरीदा है, दूध में कोई GST में राहत नहीं हुई है। मुझे बताया मदर डेयरी के जो काउंटर पे थे कि पनीर पे और मक्खन वगैरह पे तो हो गया, लेकिन दूध पे नहीं हुआ। तो क्या मदर डेयरी का क्या चीज ज्यादा बिकता है, क्या ज्यादा लोगों को प्रभावित करता है? दूध।
उस पर कोई राहत नहीं हुई है। तमाम MRP में कोई अभी फर्क नहीं आया, खैर उसमें भी टाइम लगेगा 2-4-5 दिन का, लेकिन स्थिति ये है। तो कहीं से कोई क्रय शक्ति ग्राहक की नहीं बढ़ रही है, ये कोई जादू की छड़ी वो नहीं लेकर आ गए हैं, कुछ असर नहीं होगा इसका, आप देख लीजिएगा। तो दूसरी की जो अर्थव्यवस्था की स्थिति है, जो कानून व्यवस्था की स्थिति है, मणिपुर से लेकर लद्दाख तक आप संभाल नहीं पा रहे हैं, तो गवर्नेंस तो है नहीं। और अब स्थिति मोदी जी की यह आ गई है कि अब भाषण से नहीं काम चल रहा है, टेलीप्रॉम्प्टर भी नहीं साथ दे रहा है, और टेलीप्रॉम्प्टर साथ दे तो भी नहीं काम चल रहा है। तो स्थिति बहुत गंभीर है, और इसमें मुझे लगता नहीं कि मोदी जी के पास कोई चमत्कारिक कोई इसका विकल्प है, क्योंकि जो उनके पास सबसे बड़ा था GST, उसको उन्होंने ड्रॉप कर दिया। उसके बाद भी आपको महिलाओं को, शिक्षा मित्रों को, सबको पैसा देने की आवश्यकता पड़ रही है। तो खुद ही आप मान रहे हैं कि GST से बड़ी राहत नहीं मिलने वाली है बिहार में, इसलिए आप ये कर रहे हैं। तो और मुझे नहीं लगता राजीव जी कि इससे कोई बहुत फर्क पड़ेगा, मैं चिंतित नहीं हूँ। याद कीजिए कि हम आप साथ में थे और हम धारावी में थे महाराष्ट्र के चुनाव के पहले। वो धारावी में गलियों के अंदर रहने वाली अशिक्षित महिलाएं क्या कह रही थी, जो लड़की बहना योजना पे हमारा पैसा हम ही को दे रहे हैं और कह रहे हैं गिफ्ट। ये गिफ्ट कैसा है? टैक्स का पैसा तो हम देते हैं, साबुन तेल सब खरीदते हैं तो टैक्स का हम देते हैं पैसा GST में, और हमारे पैसा हमको दे रहे हो, कह रहे हैं एहसान कर रहे हैं। ये अशिक्षित महिलाएं ये कह रही थी, आप भी साथ में थे हमारे जी। और बिहार की महिलाएं राजनीतिक रूप से बहुत सजग हैं, तो इसका बहुत असर नहीं होगा जैसा सोचा जा रहा। असर किस चीज का होगा? ज्ञानेश कुमार जी। और ये ज्ञानेश कुमार के कारनामों का कवर अप पैदा किया जा रहा है, और आप देखिएगा कि अब इस पे डिबेट चालू हो जाएंगी कि ये बड़ा भारी फैक्टर है बिहार के चुनाव में, जो ये फ्री बीज दिए जा रहे हैं, इस पे बड़े बड़े लेख आना चालू हो जाएंगे। यहाँ पे अभी नाम लेना नहीं चाहता, और इनके आएंगे, हम आएंगे तो हम लोग चर्चा करेंगे। जी बिल्कुल, बिल्कुल सही आप कह रहे हैं। जरा जल्दी से आना चाहता हूँ पंकज जी आपके पास। पंकज जी, कैसे देखते हैं आप ओवरऑल, और जो बात आखिर में कह रहे थे प्रशांत जी, बहुत इंपॉर्टेंट बात, कि ये सब, और वही हम लोगों को वहां महाराष्ट्र में भी दिखाई दे रहा था, वोटर्स तो कह रहे हैं कि हमको ये नहीं चाहिए, लेकिन जीत के वो पार्टी आ जा रही है। और अब तो सामने है, वोट चोर गद्दी छोड़ का नारा अगर कांग्रेस दे रही है, तो कांग्रेस बता भी रही है कि हम ये नारा क्यों दे रहे हैं और इसके पीछे क्या वजह है और कैसे वोटों की चोरी हो रही है। और इन सब के बीच बिहार का चुनाव, क्या आपको लगता है कि ज्ञानेश कुमार जी इतनी आसानी से अपना काम जो चाहते थे वो करवा पाएंगे? अभी हालांकि 7 और 8 तारीख को सुनवाई होनी है SIR पे। ये महाराष्ट्र के पहले मध्य प्रदेश में भी हुआ था। मध्य प्रदेश में लाडली बहना योजना पे पैसे लुटाए गए थे, और उस समय मैं सागर के इसके आसपास की बहुत सारी महिलाओं से बात जब कर रहा था, तो कह रहे थे ये बताओ, बहना को तो पैसा दे रहे हैं और बहनोई की जेब से निकाल दे रहे हैं। और यही स्थिति है, हकीकत यही है कि अभी से माहौल बनाया जाएगा कि देखो पहले भी नीतीश कुमार के पक्ष में महिलाएं थी शराबबंदी के कारण, और अब पैसा मिल गया तो एक मुश्त वोट पड़ने वाला है। ये परिवेश इस तरीके से बनाने की तैयारी बीजेपी इसी तरीके से करती है अपने वोट चोरी के साजिश को छुपाने के लिए। लेकिन जो मैं महसूस कर रहा हूं कि अब वोट चोरी के अलग अलग जो अभी तक इस्तेमाल की हथकंडे हैं, उनको यथावत इस्तेमाल करना बिहार में थोड़ा मुश्किल होगा। क्योंकि एक तो क्या होगा कि अभी तक आमतौर पर होता है था कि बीजेपी के अलावा सभी राजनीतिक दलों के जो राजनीतिक कार्यकर्ता हैं, चुनाव की तारीख की घोषणा के बाद भी फील्ड में सक्रिय होते थे। वो लोग आमतौर पर मतदाता सूची के मामले में निष्क्रिय रहते थे। लेकिन SIR के रिवीजन में
बीएलए का जो रोल था उसके बाद नहीं होगा कि हर जिले में, हर ब्लॉक और हर तालुका स्तर पर बहुत सारे जो पार्टी के कमिटेड कार्यकर्ता हैं वो मतदाता सूची पर भी आ गए, और ये जो मतदाता सूची पर उनका आना था ये एक विजिल हो गया। एक हर जगह पर एक जो पन्ना प्रमुख के नाम पर पन्ने में गड़बड़ियां करते थे, अब अकेला पन्ना प्रमुख नहीं रह गया, हर जगह इनको बीएलए के रूप में पन्ना प्रमुख मिल रहा है। तो बिहार में इस स्तर पर अब गड़बड़ कर पाना बड़ा मुश्किल है। हाँ, यह है कि जाहिर है कि जो 65 लाख लोगों के नाम काटे गए और जो नए नाम जोड़े गए हैं उनके ऊपर एक सतर्कता की बहुत बड़ी जरूरत होगी, इसमें कहीं कोई शक नहीं है। और यदि जो पेश बना हुआ, देखिए लोग बहुत लेख लिख रहे हैं, राहुल गांधी की वोट चोर यात्रा क्या चुनाव का मुद्दा बनेगी। अरे भाई, एक सामान्य बुद्धि का आदमी जानता है कि वोट चोर का जो मुद्दा है वो मतदाता सूची में फाइनलाइजेशन और चुनाव की घोषणा तक है। जाहिर है कि चुनाव तो जब लड़ा जाएगा तब वो रोजगार के मुद्दे पर है, बिजली के मुद्दे पर, उन मुद्दों पर लड़ा जाएगा। लेकिन राहुल गांधी और तेजस्वी और सीपीआई-एम की जो यात्रा रही उससे आम मतदाता जागरूक हो गया। जो निर्विकार रहता था वो आमतौर पर होता था कि मतदान करने गया, उसका नाम नहीं, गाली बकते वापस आ जाता, लेकिन अब वो 50 रुपए रिश्वत दे रहे हैं, जगह जगह जा रहे हैं, अपना नाम चेक कर रहे हैं, क्योंकि उनको समझ में आ गया कि मतदाता सूची का मतलब है कि सभी सरकारी योजनाओं में उसकी भागीदारी। तो राहुल गांधी का जो मुख्य उद्देश्य था वोट चोर गद्दी छोड़ अभियान का, वो उसमें यह हो गया कि आम मतदाता और पार्टी कार्यकर्ता दोनों उस क्षेत्र में सक्रिय हो गए। ज्ञानू द्वारा इस बार थोड़ा सा या तो उनको कुछ नया अपनाना पड़ेगा, लेकिन इस बार वो शायद बहुत बड़े स्तर पर सफल नहीं हो पाएंगे। और ये बीजेपी का माड़ा वेबरिटी भी है कि 2 ले 5 दे टाइप का होता है कि वो 1-2 चुनाव जिताते हैं, 1-2 चुनाव हारते हैं और बोलते हैं कि हम तो निष्पक्ष हैं। लेकिन अब धीरे धीरे ईवीएम मैनिपुलेशन, मतदाता सूची का एडिशन डिलीशन, काउंटिंग ऑफ वोट्स, ये जितने पत्ते हैं सब खुलते चले जा रहे हैं। यदि हरियाणा वाला पत्ता अभी खुल जाएगा जिसके अंदर डाक मतदान को कैंसिल करके कांग्रेस के कैंडिडेट को हरा दिया गया, उसकी भी सुनवाई धरी हुई है। यदि वो खुल गया तो ये मान के चलो कि वो जो अनिल मसीह वाला कांड था चंडीगढ़ का, उसकी पुनरावृत्ति है ये। तो आम मतदाता को अपने मतदाता अधिकार के प्रति जागरूक करने का काम में ये पूरा अभियान जिस तरीके से सफल हुआ है, इससे चुनाव आयोग के पास में चुनौतियां बढ़ गई हैं। और मुझे लगता है कि अब जो अगले पत्ते उनके होते सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स, इन सब का इस्तेमाल नरेंद्र मोदी को ज्यादा करना पड़ेगा। पीछे के मसले में वो बहुत सफल नहीं होंगे। जी राजू जी 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 बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं। अनिल जी, आप कैसे देखते हैं यहाँ पर चुनाव आयोग क्या सफल हो गया है? एसआईआर के साथ साथ बिहार के चुनाव को आसान बना दिया है क्या नरेंद्र मोदी के लिए, उनकी पार्टी के लिए? ऐसा आप नहीं कह सकते हैं, बल्कि यूँ कहेंगे कि चुनाव आयोग की करतूतों ने भाजपा के लिए रास्ता कठिन कर दिया है। उससे जो असंतोष उत्पन्न हुआ है वह असंतोष चुनाव में दिखाई पड़ेगा स्वाभाविक रूप से, तो इससे डिनाई नहीं किया जा सकता है। चुनाव आयोग भाजपा के लिए वोट चोरी करने का काम करता है, लेकिन भाजपा भी या सरकार कहें कि सरकार भी चुनाव आयोग को वोट खरीद करके देती है। तो दोनों तरफ यह काम हो रहा है, या जो 10,000 बट रहा है या वोट खरीद करके उसको देना है। कई साथी इस पर अपने विचार व्यक्त कर रहे थे कि इसका प्रभाव वोट पर नहीं पड़ेगा, लेकिन जमीनी हकीकत में मेरा अनुभव है कि इसका प्रभाव पड़ता है वोट पर। जैसे पिछली दफा के बारे में, जिसके बारे में मैंने थोड़ी देर पहले चर्चा की थी, मैंने जो परिचित थे हमारे नज़दीक के थे उन्हीं के साथ ऐसी बातें की जा सकती हैं। मैंने जब उनको प्रभावित करने की कोशिश की और पूछा कि किसको वोट दीजिएगा, तो
मुस्कुरा करके कहते हैं, जबकि पहले हुए भाजपा के विरोध, जदयू के विरोधी थे, तो मुस्कुरा करके कहते हैं कि पैसा दे दिया है तो अब उसी को न देना पड़ेगा। तो इसका मैं यह कहना चाहता हूँ कि यह कई लोगों ने कहा, तो इसका प्रभाव पड़ता है। दूसरी बात यह कि महिलाएं जो स्वयं सहायता समूह में से जुड़ी हुई है, वे महिलाएं नीतीश या जदयू की वोटर थी। बहुत ऐसी जगहों पर भी कि जहां पर जदयू के कैंडिडेट नहीं खड़े थे, वहां पर उन लोगों ने दूसरी पार्टी को वोट दिया, उन महिलाओं ने। लेकिन जहां पर जदयू के कैंडिडेट खड़े थे, वहां पर जदयू के कैंडिडेट को ही वोट दिया। लेकिन अब इसकी काट क्या है कि इसकी काट के रूप में आप देखेंगे कि कल जो अति पिछड़ा न्याय संकल्प जो जारी हुआ है, उसमें बहुत सारे की शिक्षा के मुद्दे हैं, सम्मान के मुद्दे हैं, संपत्ति के मुद्दे हैं, भागीदारी के मुद्दे हैं, कि सारे एस्पेक्ट्स को जोड़ करके वह संकल्प जारी किया गया है, संकल्प तैयार किया गया है। अति पिछड़ा वर्ग के वोटर्स को आप देखेंगे कि वे किसी के साथ उस तरह बद्ध मूल नहीं है कि उनका नेता जिस तरफ जा रहा है उसी तरफ वे सारे वोटर्स जा रहे हैं। सबसे अधिक संख्या 36% यहाँ पर है, जो कई जातियों के साथ ओबीसी में है, और यहाँ पर अति पिछड़ा में केवल एक जाति के साथ आप कह सकते हैं कि इस तरह की बात कही जा सकती है, अदरवाइज व्यापक रूप से इस बात को नहीं कहा जा सकता है। अति पिछड़ा का वोट कहाँ जाता है? मैं समझता हूँ कि वो फ्लोटिंग वोट होता है, कि जहां पर उनके अपने उम्मीदवार दिखाई पड़ते हैं, जहां पर उनको अपना हित दिखाई पड़ता है, और जहां पर उनको अपने मुद्दे दिखाई पड़ते हैं, उनके पास वह वोट जाता है। तो निश्चित रूप से मैं समझता हूं कि अभी तो समय है किस तरह इसको काटा जाएगा, लेकिन आज तक की परिस्थिति में जो अति पिछड़ा न्याय संकल्प जारी किया गया है, वह अति पिछड़ा जो मैं कह रहा हूं तो 36% मेरा अभिप्राय है कि अति पिछड़ा के वोट को अपनी तरफ जदयू से काट करके अपनी तरफ इंडिया की तरफ यह करने में बहुत कामयाब होगा। जी बिल्कुल बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। जरा जल्दी से अमलेंदु जी क्लोजिंग कमेंट अनम्यूट कीजिए। अमलेंदु जी अनम्यूट कीजिए। जी, हर हथकंडे अपनाए जा रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, और अपनाए भी जाते हैं। और जैसे भी किसी राज्य में चुनाव आता है तो आखिरी जब तक घोषणा नहीं हो जाती है उस समय तक मोदी जी के दौरे लगातार बढ़ते हैं, नई नई घोषणाएं होती हैं, तो वो सारे काम किए जा रहे हैं। तो ये भी किया जा रहा है, तो अब ये सब किया जा रहा है, जाहिर सी बात है कि वोट खरीदने के लिए किया जा रहा है, लेकिन क्या कामयाब होंगे, सवाल इसको लेकर है। और जिस तरीके से राजीव जी जनता दल यू और बीजेपी के बीच टकराव हो रहा है, उसमें ये वोट किसके काम आएगा और किसको खरीदेंगे, ये सवाल होगा। मुझे अभी भी लगता है राजीव जी की जिस स्थिति में आज एनडीए बिहार में दिखाई पड़ रहा है, चुनाव में उस शक्ल में एनडीए नहीं होगा। चुनाव की आप घोषणा होने दीजिए, उसके बाद आप एनडीए के अंदर देखिएगा किस तरीके से टूटन होती है और किस तरीके से चीजें सामने निकल कर आती हैं। क्योंकि ये स्पष्ट है कि जिस तरीके के आरोप लग रहे हैं वो सामने देखने में भी आ रहा है कि जनता दल यू अपना वर्चस्व चाहता है, बीजेपी अपना वर्चस्व चाहती है, और दोनों की जो है कुल मिलाकर रणनीति यही है कि दूसरा कमजोर हो जाए और हम मजबूत हो जाए और सरकार बना के हम आ जाए। तो भाई ऐसे तो नहीं हो सकता कि दोनों एक दूसरे को कमजोर करें और सरकार भी बना ले। तो जब दोनों एक दूसरे को कमजोर करने की रणनीति पर काम कर रहे हैं तो दोनों ही कमजोर होंगे राजीव जी, जदयू भी कमजोर होगा और बीजेपी भी कमजोर होगी। तो ये वोट खरीदने के धंधे जो है मुझे लगता है ये काम में आने वाले नहीं है। अब जहां तक चुनाव आयोग का सवाल है कि चुनाव आयोग क्या मदद कर सकता है, चुनाव ये एसआईआर जो लाया जा रहा था, ये लाया तो जा रहा था बीजेपी की मदद के लिए, लेकिन जब ये संदेश सीधा जनता के बीच चला गया कि भाई ये तो मोदी जी करा रहे हैं, चुनाव आयोग क्या है, चुनाव आयोग की कोई और हैसियत ही नहीं है, तो ये संदेश राजीव जी जनता के बीच है कि वोट चोरी मोदी जी करवा रहे हैं चुनाव आयोग से और इसके पीछे मोदी जी है। तो इसका नुकसान भी भारतीय जनता पार्टी को उठाना पड़ेगा चुनाव में। मुद्दा ये भले ही ना बने और दूसरे मुद्दे बने, लेकिन ये जो समझ में आ गया है लोगों को कि वोट चोरी मोदी जी करा रहे थे चुनाव आयोग के जरिए,
ये आम जनता के बीच में राजनीति की बात है। जी जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया अमलेंदु जी, बहुत शुक्रिया अनिल जी, पंकज जी, प्रशांत जी और मुकेश जी, आप सबका बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद इस चर्चा में बने रहने के लिए।